सफ़र पर निकलते ही जिंदगी का अंदाज बदल जाता है। माना जैसे दुनिया थोड़ी और खूबसूरत हो जाती है। हर नया शहर सिर्फ एक मंजिल नहीं, एक नई कहानी बन जाता है। घर से निकलते वक्त जो खुशी महसूस होती है, वही हर सफ़र की सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। इस बार रास्ता मुझे लेकर चला माँ वैष्णो देवी के दरबार, जहाँ उनका आशीर्वाद लेकर सफ़र को एक नई रोशनी मिली। और फिर कश्मीर की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव, डक्सुम। नाम शायद कम सुना हो, लेकिन उसकी सादगी, ठंडी हवा और बहती नदियों की सरगम दिल को एक ऐसा सुकून देती है जो लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। शायद इसीलिए कहते हैं, सफ़र सिर्फ हमें नई मंजिलों तक नहीं ले जाता, बल्कि हमें खुद से दोबारा मिलवा देता है। माँ वैष्णो देवी के दरबार की ये मेरी पहली यात्रा थी। काफ़ी सालों से इस जगह के बारे में सुना था, लेकिन कभी जाने का मौका नहीं पड़ा। लेकिन इस बार मौका मिला तो दोस्तों के साथ बिना ज़्यादा प्लानिंग किए निकल पड़ा। कटरा से शुरू हुआ ये सफ़र सिर्फ एक ट्रैक नहीं था मेरे लिए, बल्कि एक अलग ही अनुभव था। यहाँ रात हो या दिन, रास्ते पर चलने वाले लोगों का उत्साह कभी कम होता ही नहीं है। हर थोड़ी दूर पर जय माता दी की आवाज़ सुनाई देती है और धीरे धीरे आप भी उस माहौल का हिस्सा बन ही जाते हैं। थकान ज़रूर होती है, लेकिन हर कदम के साथ एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। हमने यात्रा शुरू तो पैदल करी, वहाँ रात में रुके भी। अगली सुबह मैं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की तरफ बढ़ा। कश्मीर वैली तक पहुँचने का ये अनुभव अपने आप में काफ़ी खास था। ट्रेन जैसे ही पहाड़ों के बीच से गुजरती, हर कुछ देर बाद बदलते नज़ारे आपका ध्यान खींच ही लेते हैं। लंबे टनल्स, उसके बाद अचानक खुलती हुई वादियाँ, दूर तक फैले पहाड़ और उनके बीच छोटे छोटे गांव। लगता है जैसे हर मोड़ पर एक नई तस्वीर आपका इंतजार कर रही है। फिर मैं पहुंचा श्रीनगर। श्रीनगर पहुंचते ही शहर की अपनी एक अलग रफ्तार मैंने देखी। डल लेक, भीड़ भाड़, बाजार और टूरिस्ट की चहल पहल। श्रीनगर से डक्सुम के लिए सीधा पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से नहीं मिलता। अनंतनाग पहुंचे हम। अनंतनाग से हमने शेयर्ड कैब ली। जैसे जैसे श्रीनगर पीछे छूटता गया, वैसे वैसे शहर का शोर भी धीरे धीरे कम होने लगा। बड़े होटल्स की जगह छोटे घर दिखने लगे, ट्रैफिक कम होने लगा और सड़कों के दोनों तरफ हरियाली बढ़ती गई। अनंतनाग पहुंचते ही माहौल और बदल गया। ये कश्मीर का एक काफी महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन यहाँ से आगे का सफर और भी शांत हो जाता है। अनंतनाग के बाद सड़क धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगती है और हर कुछ किलोमीटर बाद नज़ारे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होने लगते हैं। करीब 2 घंटे का ये सफर शायद डिस्टेंस के हिसाब से लंबा ना लगे, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से ये पूरी ट्रिप का सबसे यादगार सफर था। और यूं कह सकते हो, पूरी ट्रिप के सफर में सबसे यादगार हिस्सा था। एक बात मैंने इस सफर में महसूस की, जितना हम शहर से दूर जा रहे थे, उतना ही मन शोर से दूर जा रहा था। कभी कभी सफर की खूबसूरती सिर्फ एक डेस्टिनेशन में जाने में नहीं होती, कभी कभी सफर खुद ही एक डेस्टिनेशन बन जाता है। डक्सुम भी कुछ एक ऐसी ही जगह है। ना यहाँ भीड़ है, ना बड़े टूरिस्ट मार्केट हैं और ना ही हर 10 मिनट में सेल्फी लेने वाले लोग मिलेंगे। सिर्फ पहाड़ हैं, घने देवदार के जंगल हैं, साफ हवा है और एक ऐसी खामोशी है जो शोर नहीं करती, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कह जाती है। आज की दुनिया में हम अक्सर शांति ढूंढते हैं, लेकिन शांति मिलती नहीं है। यहाँ वक्त धीरे चलता है और महसूस होता है। मोबाइल नोटिफिकेशन से ज्यादा नदी की आवाज सुनाई देती है। हॉर्न की जगह हवा पेड़ों से बातें करती सुनाई देती है और पहली बार लगता है कि बिना कुछ किए भी इंसान खुश रह सकता है। यहाँ एक नर्सरी में एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से भी हमने बात की और उनसे पौधों के बारे में बहुत सारी चीजें जानी। आप खुद ही सुनिए। कौन कौन सी मेडिसिन है, क्या क्या है? ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट, ये इसको हम लोकली कहते हैं पल फुट। क्या पल फुट? पल मतलब रॉक, बड़ा रॉक, ठीक है। फुट मतलब ब्रेक करना। अच्छा, ठीक है। इंग्लिश में इसी को अगर हम ट्रांसलेट करके हो गया रॉक स्प्लिटर। रॉक स्प्लिटर बॉटनी में हम इसको कहते हैं वर्जीनिया सीलिएटा। अच्छा। आप इस पे जरा हाथ लगाओ, यहाँ पे आपको थोड़े कांटे दिख रहे हैं। हाँ, ये सीलिया है इसके, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड वर्जीनिया सीलिएटा। ये सक्सिया फेरेसी फैमिली में पड़ता है। अच्छा, ठीक है।
अब इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आपको मैं बताता हूँ। इसको हम कश्मीर में जख्मी हयात भी कहते हैं। जख्म मतलब कट हो गया किसी जगह, हाँ। हयात मतलब जिंदगी। अच्छा। ये है ना, ये है राइजोम इसका, देखिए आप, ये देखिए, है ना, ये दिख रहा है ना आपको, ये जो राइजोम है इसका, वो इसको क्या करते थे, इसको वो सुखाते थे। लेकिन सुखाते कैसे थे, सुखाते थे इसको शेड में। अच्छा। शेड में, इससे क्या होता है, ये जो डायरेक्ट सनलाइट होती है, डायरेक्ट सनलाइट से मसला क्या होता है, उसमें यूवी रे ज्यादा रहती है, तो इसमें जल जाता है। एक तो जल जाता है, दूसरे इसमें केमिकल जो वो ज्यादातर वोलेटाइल रहते हैं। अच्छा, तो खत्म हो जाता खत्म होगा। हो जाते थे। उसको हाँ। शेड में सुखाना पड़ता है। हाँ। जब इसको शेड में सुखाया, फिर इसको ग्राइंड करते थे। अभी तो मिक्सर का जमाना था, पहले वो होता था जिसमें वो हम कूटते हैं ना, ठीक, उसमें कूटते थे। मूसली बोलते हैं हाँ हमारे। बिल्कुल, हाँ, उसमें कूटते थे। फिर इसी का वो जो पाउडर होता है ना, वो गर्म पानी के साथ आधा आधा चम्मच, एक चम्मच लेते थे। अच्छा। एज पर पीबीआर इसमें से कुछ केमिकल्स ऐसे निकले, फाइटोकेमिकल्स ऐसे निकले जो उन्होंने कैंसर के खिलाफ यूज किए। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी है इसकी। यूटीआई रिलेटेड डिसऑर्डर जो भी है आपको मिलेगा अल्पाइन जोन में। अल्पाइन आप समझते हो, ट्री लाइन जो है ना, ट्री लाइन, अभी आप जाओगे ऊपर, ठीक, वहां पे आपको दिख रहा है वो नंगा पहाड़, ठीक, नंगा पहाड़, वहां पे आपको ट्रीज नहीं मिलेगी, ठीक। अच्छा। वहां पे आपको ये प्लांट ज्यादा मिलेगा। ये वाला क्या कहलाता है, ये अल्पाइन जोन है? नहीं, ये अल्पाइन, इसमें भी आप अल्पाइन नहीं है, ये सब अल्पाइन में पड़ता है। सब अल्पाइन मतलब इसमें आपको ट्रीज मिलेगी। अल्पाइन मतलब मेडोज और पास्चर्स, जहाँ पे ये हमारे पेड़ रहते हैं ना गर्मी में, घास खाने के लिए। मेडोज पूरी वादियाँ होती है ऊपर, वो वहाँ पे आपको कोई ट्री नहीं दिखेगा। ये प्लांट देख लीजिए आप, ये हो गया हमारा पोडोफिलम हेक्सेंड्रम। अच्छा। बॉटनी में इसको कहते हैं पोडोफिलम हेक्सेंड्रम। पोडोफिलम हेक्सेंड्रम बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि उस पे आपको एक क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा। क्यूआर कोड ये बीएसआई लिंक्ड है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से लिंक्ड है। अगर आप इस पे आप स्कैन करोगे, आपको इस प्लांट की पूरी इंफॉर्मेशन देगा। ओके। कश्मीरी में हम कहते हैं इसे वन वांगुन या खखड़ी या बन खखड़ी। वन मतलब फॉरेस्ट, वांगुन मतलब ब्रिंजल। ब्रिंजल मतलब फॉरेस्ट का ब्रिंजल, ठीक। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं हिमालयन मे एप्पल। मेपल, मे, एम स्टैंड्स फॉर मे, मंथ ऑफ मे। एक्चुअली बाय मे इसमें फ्रूट लगता है, ठीक। वो बिल्कुल ब्रिंजल जैसा दिखता है। ब्रिंजल जैसा दिखता है। जब वो पकता है ना, वो बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है, वो एडिबल है, ठीक। इस प्लांट का राइजोम इस्तेमाल करते हैं। इसमें से दो केमिकल ज्यादा निकलते हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ज्यादा। एक हो गया पोडोफाइलिन, दूसरा हो गया पोडोफाइलोटॉक्सिन। ये दो एक्सट्रैक्ट इसमें से निकलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर और ओवरियन कैंसर में इस्तेमाल किया, फीमेल्स के लिए, मतलब फीमेल्स के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता और है। इसको भी ऐसे ही जैसे आपने बताया वैसे ही वो उसका यूज है, ठीक। अभी जो दवाई आती है ना, दवाई, उसमें से इसका एक्सट्रैक्ट होता है। जिस तरह हम कहते हैं, अभी इसको एक्सट्रैक्ट कैसे बनाए हम, एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको हम राइजोम निकालते हैं, ठीक। फिर उसको अच्छे से सुखाया उखाया, सन ड्राई किया, सॉरी शेड ड्राई किया या सोलर फर्नेस में ड्राई किया। उसके बाद क्या करते हैं, उसको कूटते हैं, ठीक, बिल्कुल फाइन ग्राइंड करते हैं उसको आटे की तरह, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसेस रहती है। एक तो हो गया, अगर आप इथेनॉल में इसे डिजॉल्व करेंगे, फिर ऐसे स्टार्ट करेंगे, 24 घंटे के लिए रखेंगे, ठीक। जो इसमें रेसिड्यू होगा वो नीचे बैठेगा, जो डिजॉल्व हो जाएगा वो हो गया इथेनॉल में, तो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गया, बीइंग सॉल्यूट। जो वो रेसिड्यू होता है उसको हम फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ले जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं फिर वेवलेंथ पे, फ्रीक्वेंसी पे, किस पे कौन सा केमिकल निकला। जो केमिकल निकला उसको हम ट्रीट करते हैं फिर टारगेट सेल्स पे, किस पे मुझे टारगेट करना है। ये प्रोसेस रहते हैं। उसमें 2-3 प्रोसेस रहती है ये केमिकल फाइटोकेमिकल सेपरेशन की, वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्चुअली हमारा काम क्या है यहाँ पे, अभी जो यहाँ पे प्लांट, यहाँ पे ऑलमोस्ट 60+ मेडिसिनल प्लांट्स की स्पीशीज है, और ज़्यादातर हम काम कर रहे हैं RE और T पे, रियर, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटनेड पे। ये है ना, ये प्लांट, ये ऑलमोस्ट एंडेंजर्ड है वाइल्ड में। तो अब इसको सेव कैसे कर रहे हो आप लोग? हम इसको क्या कर रहे हैं अभी, ये देखिए आप, ये हो गया 1 2 3 4, ये मैंने 1 साल पहले लगाया इसको। अभी अगर मैं इसको है ना अक्टूबर में निकालूंगा, ये मेरे 4 प्लांट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये प्रिजर्व हम इस तरह से करते हैं और प्रोपेगेट भी कर रहे हैं। और तीसरी बात हम जो कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोकल उसको अवेयर करते हैं, इनके फायदे क्या है, इनको बचाना कैसे है। जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे, उनको हम नेचर की तरफ ऐसे खींच के लाते हैं, आओ बच्चों लोग यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो अभी जैसे प्लांट है, जैसे आप कह रहे हो एंडेंजर्ड है, बट इसकी खेती यहाँ के अलावा भी कहीं और कर रहे हो या यहीं कर रहे हो? नहीं, ज्यादातर क्या है, हमारी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, उनकी नर्सरीज रहती है यहाँ पे। खाली हम ये इस नर्सरी में खाली हम मेडिसिनल प्लांट्स बनाते हैं। बाकी जो नर्सरीज है उनमें बनते हैं ज्यादातर हमारी कॉनिफरस, ये प्लांट्स। इसका यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड है, ये इनके लिए परफेक्ट है, इनको यहाँ पे प्रोपेगेट करने का। अच्छा। हम यहाँ पे इस साल जो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था ना, 2025-26, 70,000 प्लांट यहाँ से हमने आउट प्लांट किए।
फिर ऑलमोस्ट 7 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड हाँ हमने इनके अंडर लाए। 7 हेक्टेयर पे हमने MFP मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज लगाई इससे। और स्कूल्स को हम प्लांट्स दे रहे हैं, वो हर्बल गार्डन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आयुष वाले आके उनको हम थोड़े प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं और उनको बोलते हैं आप रिसर्च करिए इन पे। यहाँ से जाते हैं हाँ प्लांट? जाते हैं, आयुष के लिए जाते हैं, वाह स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। हाँ। बाहर से कुछ लोग आते हैं, उनको थोड़ा प्लांट्स चाहिए होता है, हम उनको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर रहता है। उनको प्लांट्स चाहिए होता है, वो हमारे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं वहाँ से रिक्वेस्ट है, request हाँ, करते हैं, फिर वहाँ आप पे लोग request- यहाँ से निकाल के वो देते हो। आते हैं हमारे पास, वो ऑर्डर लेके फिर हमको प्लांट्स देते हैं। I think this is it. Nothing fancy is gonna happen even if I go ahead. So I think I should retreat. वापस जाया जाए। हर सफ़र की तरह इस सफ़र का भी एक अंत था। दक्सुम को अलविदा कहकर हमें वापस श्रीनगर की तरफ जाना था, फिर कटरा और कटरा से गुड़गांव। सफ़र वही था, रास्ते भी वही थे, लेकिन लौटने वाले इंसान के मन का एक हिस्सा वहाँ छूट गया था। कश्मीर की खामोशी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और गुड़गांव जैसे शहरों का शोर फिर से करीब आ रहा था। ट्रैफिक, डेडलाइन, नोटिफिकेशंस और रोज़ की भागा दौड़ दोबारा ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। शायद इसीलिए सफ़र ज़रूरी भी होते हैं। वो हमें दुनिया दिखाने से पहले ये याद दिलाते हैं कि सुकून किसी जगह का नाम नहीं, एक एहसास है, और कभी कभी उस एहसास तक पहुंचने के लिए बस घर से निकलना पड़ता है। और बस यहाँ एक छोटी सी कहानी का अंत हुआ। आपसे फिर मिलूँगा किसी नई कहानी के साथ। थैंक्स वेरी मच।